नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। तो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम्स की तैयारी आप सभी लोग कर रहे हैं और पेपर नज़दीक है। और इसी के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के बेहतरीन प्रश्न, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप लोग कितने प्रश्न में से सही कर पाते हैं। लगभग 50 के आसपास प्रश्न हैं और 50 प्रश्न में से आपके कितने सही रहते हैं, इसका एनालिसिस आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, तो पहला ही प्रश्न है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल आपको बताना है। इसमें कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल? कमेंट करके बताओ फटाफट से बच्चे, क्या आंसर होगा। तो याद रखना, इसमें जो है आपने लड़की ने पुस्तक पढ़ी है, याद रखना इसका मतलब है बच्चे वो कंप्लीट कर चुका है, पढ़ चुका है, तो वहाँ पूर्ण वर्तमान काल आता है। देखिए, वर्तमान में कोई भी क्रिया जब पूरी हो जाती है तो उसको हम किस में रखते हैं प्यारे साथियों? पूर्ण वर्तमान काल में रखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा बच्चे? ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्न में से तद्भव शब्द आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। अचरज, अंधकार, अंगरक्षक और आशा। मैं आपको बता दूं, तद्भव का मतलब होता है हिंदी का शब्द। तद्भव का मतलब क्या होता है बच्चे? हिंदी का शब्द। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो हिंदी का जो शब्द है वो ऑप्शन ए है, अचरज। अंधकार, अंगर रक्षक और आशा जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है, तो ये तीनों तो नहीं होंगे, ये तीनों तो नहीं होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, शीत का विलोम क्या होगा? एक बार कमेंट करके बताइए प्यारे साथी सभी लोग, शीत का विलोम क्या होगा। सारे के सारे विद्यार्थी जो है वो कमेंट करेंगे कि गुरुजी शीत का विलोम क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, हमेशा शीत का मतलब होता है क्या? ठंड। तो ठंड तो नहीं होगा, शीत भी नहीं होगा, तो उष्ण हो जाएगा, क्योंकि उष्ण का मतलब होता है गर्मी। उष्ण का मतलब क्या होता है बच्चे? गर्मी होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो तीसरे प्रश्न का आंसर भी आप लोगों का डी होना चाहिए था। देखते हैं चौथा प्रश्न कैसे कर पाओगे। एक बार प्रश्न को पढ़िए अच्छे से। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्गम, दुर्लभ, अगम या सुलभ। दुर्गम, दुर्लभ, अगम या सुलभ। तो प्यारे साथी, मैं आपको बता दूं कि जो कठिनाई से मिलता है उसको दुर्गम नहीं कहते, ठीक है, उसको अगम भी नहीं कहते, उसको सुलभ भी नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न और मजेदार है, लिखा हुआ है अनिल और अनल दोनों का सही अर्थ बताइए। तो अनिल का मतलब होता है वायु और अनल का मतलब होता है अग्नि, है ना। तो पहले वायु लिखा होना चाहिए और उसके बाद अग्नि लिखा होना चाहिए था। तो मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। छठवां प्रश्न करके दिखाइए सभी लोग फटाफट से। अनिल और अनल, तो इसका आंसर तो हमको मिल ही गया था, ठीक है, वायु और अग्नि है। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न लिखा है, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखावट में आवट प्रत्यय होता है। देखो, लिखावट में मूलतः होता है शब्द लिख। लिख शब्द होता है मूल और उसमें जुड़ता है आवट, जिससे जो शब्द बन जाता है वो क्या बन जाता है बच्चे? लिखावट बन जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन होना चाहिए था ऑप्शन डी। आंसर इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। डी आंसर इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा बच्चे। क्लियर है? डी आंसर एकदम करेक्ट इसका हो जाएगा। क्लियर है? इसका मैं एक बार कलर चेंज कर लूँ। ये सही रहेगा। ये सही। अब चलते हैं हम अपने सातवें के बाद आठवें प्रश्न पर, देखते हैं इसका आंसर लगाइए सभी लोग। लिखा हुआ है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है बच्चे? तो महोत्सव का संधि विच्छेद करोगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि महो में देखो ओ लिख रहा है, ओ की मात्रा दिख रही है आपको। अगर ओ की मात्रा दिख रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर गुण स्वर संधि होगी, ठीक है। और गुण स्वर संधि में ओ का निर्माण किससे होता है? तो एक तरफ तो आना चाहिए आ और दूसरी तरफ आना चाहिए ऊ की मात्रा, है ना। तो देखो, ऊ तो सब में लिखा है, इस तरफ आ कहाँ लिखा है? पहले में लिखा है आ, नहीं लिखा। दूसरे तीसरे में लिखा है, नहीं लिखा। इसमें लिखा है, नहीं लिखा। तो आपको सीधा सीधा जो आपका आंसर है वो अपने आप मिल जाएगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। महाधन उत्सव इसका बहुत ही सुंदर और स्पष्ट आंसर होगा। ऐसे ही नौवां प्रश्न करके दिखाइए सब लोग। मैंने घर जाना है, वाक्य शुद्ध है, ये बात सही है। मैंने शब्द नहीं होता, याद रखना, सर्वनाम संबंधी शुद्धि है। यहाँ पर मुझे होना चाहिए था, मुझे घर जाना है। तो आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा।
विकल्पों में से निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त वाक्यांश चुनिए, है ना। जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान दिया हो उसको क्या बोलते हैं? जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान दिया हो प्यारे साथी, उसको क्या बोलते हैं? धर्मात्मा बोलते हैं? नहीं। जीवात्मा, दुरात्मा? नहीं। उसको बोलते हैं हुतात्मा। हुतात्मा ऐसी आत्माएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने पवित्र उद्देश्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया हो, अपना जीवन ही दान दे दिया हो। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो बच्चे, लिखा हुआ है देशभक्ति में समास कौन सा है? तो बच्चे देशभक्ति में जो है तत्पुरुष समास है। ध्यान रखना, देशभक्ति का मतलब होता है कि देश के लिए भक्ति। 12वां प्रश्न है बच्चे, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? याद रखना, यहाँ पर पुस्तक और क्रिया यानी कर्म दिया हुआ है और क्रिया दी हुई है, और क्रिया दी हुई है, लेकिन कहीं आपको दिख रहा है कर्ता। जब कर्ता नहीं दिख रहा है तो कर्म दिख रहा है क्रिया के साथ, तो कर्मवाच्य हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन कहाँ लिखा है कर्मवाच्य बेटा? तो आपको दिख जाएगा ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कर्मवाच्य इसका ही आंसर होगा। सब लोगों ने 12वीं का आंसर बी लगाना है ना। देखते हैं 13वें प्रश्न का आंसर क्या लगाते हो। निम्न में से अव्यय आपको बताना है कौन सा है? प्राचीन शब्द अव्यय है? नहीं। मोटा शब्द नहीं है, गरीब भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? और कैसा है? यह एक अव्यय शब्द होता है, ध्यान रखना। अब प्रश्न यह भी आ सकता है अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना जो अव्यय पद होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको बताना है पूर्ण विराम कौन सा है इसमें से। तो हिंदी का पूर्ण विराम कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन सी में जो है वो है हिंदी का पूर्ण विराम है। अगला प्रश्न देखो, 15वां प्रश्न है, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? निर्दोष होना, दोषी होना, पापी होना, चोरी करना। निर्दोष होने को बोलते हैं दूध का धुला होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको बच्चे। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, गलत है। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ये बिल्कुल सही है। बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। और देखो जिसकी लाठी की बात जहां हो रही है वहां शक्ति की बात होगी, तो लाठी किसमें आती है? डंडा किसमें आता है? शक्ति का प्रतीक होता है। तो यहाँ बच्चे आप जो आंसर लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? शक्ति लगाएंगे। तो शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। अगला प्रश्न है बच्चे, बी रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आपको बता दूं कि बी रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह, तो आंसर इसका भी डी हो जाएगा। ठीक है। विस्मय किसका है? तो अद्भुत रस का होता है। ठीक है, अद्भुत रस का होता है। और भय किसका होता है? तो भयानक रस का होता है। और क्रोध किसका होता है? तो रौद्र रस का होता है। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? 18वां प्रश्न करके दिखाइए फटाफट से। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो याद रखना प्रथम चरण में 13 और दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखना। तो 13 मात्राएं होती हैं, तो आंसर क्या लगा देना? ऑप्शन सी लगा देना। 19वां प्रश्न करके दिखाओ बच्चे, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा शब्दालंकार है? उपमा अलंकार? तो अर्थालंकार होता है, तो ये तो नहीं है। रूपक और उत्प्रेक्षा भी अर्थालंकार होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से ऑप्शन जो डी है यमक अलंकार, ये शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार का मतलब होता है जहां चमत्कार शब्दों में हो, और अर्थालंकार का मतलब होता है जहां शब्द चमत्कार जो है वो अर्थ निकाल कर हो, है ना। तो डी आंसर 19वें प्रश्न का आपको लगाना पड़ेगा। 20वें प्रश्न का आंसर क्या लगाओगे? आपको बताना है इनमें से तालव्य ध्वनि कौन सी है। तो आपके सामने ऑप्शन है टा, पा लिखा हुआ है ना, शा लिखा हुआ है और का लिखा हुआ है। तो बच्चे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, अगर आपने वर्णमाला पढ़ी है तो आपको यह भी ज्ञात होगा कि यहाँ जो टा शब्द है वो मूर्धा से बोला जाता है, तो ये तो नहीं होना चाहिए था, है ना। ये जो पा है वो ओष्ठ से बोला जाता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। का जो है वो कंठ से बोला जाता है, ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या आपके पास? बचा एक ही वर्ण जिसका नाम है शा, और बिल्कुल ये तालु से बोला जाता है, इसीलिए इसको तालव्य ध्वनि कहते हैं। तो बच्चे 20वें प्रश्न का आंसर भी आपका सी हो जाएगा। सबने सी लगाया है, वेरी गुड। आइए देखते हैं 21वें प्रश्न का आंसर क्या लगाया आप लोगों ने। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष ध्वनियां केवल पूरी वर्णमाला में 13 होती हैं, याद रखना, और हम इनको आराम से पहचान सकते हैं, है ना। तो कैसे पहचानेंगे? पहले और दूसरे नंबर पर जो वर्ण आते हैं वो अघोष कहलाते हैं, या फिर तीनों में से कोई भी सा आ जाए तो वह भी अघोष होते हैं, बस। तो पहले दूसरे स्थान पर देख लो इनमें से कोई वर्ण आ रहा है क्या? का पहले स्थान पर आता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। गा तीसरे पे आता है तो ये नहीं है, घा चौथे पर आता है, और जा तीसरे पे आता है तो ये भी नहीं है। पहले और दूसरे स्थान पर आने वाले जो वर्ण होते हैं वो अघोष कहलाते हैं। 22वां प्रश्न करके थे, देखते हैं 22वां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग की बात करते हैं बच्चे यहाँ पर, तो यहाँ देखिए उपहार शब्द, उपहार दिया, तो ये तो स्त्रीलिंग नहीं है। ग्रंथ पढ़ा, ये भी नहीं है। मस्तिष्क, मस्तिष्क उसका चौड़ा है, ये भी नहीं है। रचना की, तो बच्चे आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी रचना शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना। बाकी के शब्द सारे के सारे पुल्लिंग है ना।
तो हम इनका प्रयोग करके वाक्यों में भी पता कर सकते हैं क्रिया के आधार। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसका पता कैसे करेंगे? तो इसका भी पता करने का बहुत आसान तरीका है। कैसे गुरुजी? अब मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखो, इसका पता आपको करना है तो आप क्या करेंगे, इच्छा की, यही स्त्रीलिंग है, इच्छा स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग पूछा है ना, राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए, है ना, और रक्षा, तो रक्षा की, तो यह भी स्त्रीलिंग है। योग्यता, उसकी योग्यता बड़ी है, यह भी स्त्रीलिंग है। तो यानी यह भी स्त्रीलिंग, यह भी स्त्रीलिंग, तीनों स्त्रीलिंग है। यानी अब आपके हाथ में जो पकड़ में आएगा वो आएगा आपका राष्ट्र। राष्ट्र जो है बच्चे क्या होता है, पुल्लिंग के रूप में आता है, याद रखना, यह पुल्लिंग रूप में आता है ना। जैसे हम राष्ट्र के लिए मर सकते हैं, है ना, या मेरा जो राष्ट्र है वो बड़ा है, बड़ी राष्ट्र नहीं बोलेंगे। इच्छा, रक्षा और योग्यता, ये तीनों स्त्रीलिंग होते हैं। 24वां प्रश्न करके दिखाइए बच्चे, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कामायनी के रचनाकार कौन है, पता है आप सब लोगों को ना? जयशंकर प्रसाद जी, या सुमित्रा नंदन पंत, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, या महादेवी वर्मा। तो हम सबको अमूमन पता है बेटा कि इसके रचनाकार जो है वो आचार्य महावीर, सॉरी, जयशंकर प्रसाद जी है। तो आपको 100% पता होगा। हाँ, ये नहीं पता होगा कि कामायनी में सर्ग पूछ ली जाए कितने सर्ग हैं, तो याद रखना कामायनी में 15 सर्ग है और यह एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न, और इस महाकाव्य के जो नायक है वो राजा मनु है। गोदान किसका उपन्यास है, ये भी सबको पता होगा, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। तो मुझे लगता है ये प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होगा। एक बार कमेंट जरूर करेंगे 25वें प्रश्न के लिए सबको सब कि गुरुजी सबका सही है ना। मैं आपके सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, इसलिए आप लोग कमेंट अवश्य किया करें। एक एक कमेंट आप सबके खाते में जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। और बाकी का सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, और कोशिश किया करें कोई अच्छे प्रश्न की स्क्रीनशॉट लेके आप अपने जो सोशल अकाउंट्स हैं उनकी आपको डीपी पर या आप उनको स्टोरी पर भी लगा सकते हैं, और आप मुझे मेंशन भी कर सकते हैं, तो मुझे बहुत प्रशंसा होगी और मुझे लगेगा कि आप लोग जो है वो मुझे सपोर्ट करते हैं। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। यहाँ पर आपको बताना है कि पक्षी को और हम क्या कह सकते हैं। तो पंकज तो कमल का पर्यायवाची, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। पर्यायवाची शब्द अंडज पक्षी को कह सकते हैं, खग भी पक्षी को कहते हैं, और नभवर भी पक्षी को कहते हैं। यानी यहाँ पर केवल आप देख सकते हो पंकज शब्द जो है वो पक्षी को नहीं कहा जाता। क्यों गुरुजी? क्योंकि पंकज शब्द जो है वो कमल के लिए आता है, कमल के फूल के लिए आता है। तो यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा है कि ऑप्शन ए जो है वो पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 27वां प्रश्न करके दिखाइए बच्चे। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम आपको बताना है। तो बच्चे रेखा शब्द क्या है यहाँ, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पर अनाथ के लिए हमको यहाँ मुझे लगता है अनाथ का विलोम यहाँ पूछा है, तो अनाथ का यहाँ क्या हो जाएगा, तो सनाथ हो जाएगा। तो ये सनाथ लिखा होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये आंसर लिख देना। यहाँ पर सनाथ, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, वरना सनाथ लिखा होगा। ये प्रश्न और मजेदार है। निम्न में से शब्दों में से आपको बताना है कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। कनक, अंत, महावीर और हत्या। तो मैं बता दूं आपके कि कनक के भी अर्थ होते हैं जैसे सोना, धतूरा, पलाश, है ना। अंत के भी अर्थ होते हैं, अंत का मतलब होता है खत्म होना, समाप्त होना, अंत का मतलब होता है लास्ट में, है ना। और महावीर के भी दो मतलब होते हैं, जैसे महावीर स्वामी, महावीर का मतलब होता है शक्तिशाली, महावीर का मतलब होता है हनुमान जी, है ना। महावीर का मतलब होता है क्या हो, जो युद्ध में वीर हो वो। लेकिन हत्या शब्द बच्चे जो है इसका केवल एक ही अर्थ होता है, वो है मृत्यु या किसी का हत्या कर देना, है ना। तो आंसर डी लगा देना। 29वां प्रश्न बच्चे बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है जिनका संबंध अध्यात्म से है, वे इनके लिए एक शब्द क्या होगा। तो बच्चे जिनका संबंध अध्यात्म से है वो आध्यात्मिक कहलाते हैं। 30वां प्रश्न देखें, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। बताएं फटाफट से। यहाँ पर रेखांकित शब्द है प्रतिदिन। प्रतिदिन उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है या कारक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रतिदिन शब्द है वो अव्यय पद होता है, अव्ययभाव समास इसीलिए आता है इसके अंदर। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न है बच्चे, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो मूलतः मिल शब्द होता है और मिल में आप प्रत्यय लगा होता है, तो शब्द हो जाता है मिलाप। तो याद रखना यहाँ पर आप लगा देना, मिलाप। अगला प्रश्न देखिए 32वां प्रश्न बच्चे, प्रतिधन आघात का संधि क्या होगा। तो याद रखना प्रतिधन आघात में ई के बाद आ है तो प्रत्याघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, प्रत्याघात हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे, प्रत्याघात लगा देंगे। तो प्र जैसा का जैसा आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ता आधा हो जाएगा और या बन जाएगा, या फिर बड़े या का डंडा और घात, इस प्रकार से कोई पद लिखा होगा। तो यहाँ साफ साफ देख सकते हैं ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग इसका ऑप्शन ए ही लगाएंगे बच्चे। महोषध शब्द का संधि विच्छेद कैसे करते हैं। तो बच्चे याद रखना महा बड़ा आता है और औषध ऐसे लिखा जाता है, औषध, औषधि लिखा हुआ है, महाधन औषध लिखना है और ऑप्शन ए
आप लगा सकते हो औषध में। अगर महौषधि लिखा होता, अगर यहाँ पर महौषधि लिखा होता तो बच्चे फिर इसका जो आंसर है वो आप लोग लगाते ऑप्शन बी, ठीक है। लेकिन अभी जो आंसर है वो क्या लगाना है आपको, ऑप्शन ए। 34वां प्रश्न डियर आपके सामने है, लिखा हुआ है मुझे आज खाने की मन नहीं होती, ये गलत वाक्य है। और इसमें गलत क्या है, मुझे आज खाने का मन नहीं होता है, ऐसे होना चाहिए था। तो मन नहीं होता है ऐसे होना चाहिए था, मुझे आज खाने की भी गलत है ना। मुझे आज खाने की नहीं होना चाहिए था, मुझे आज खाने का मन नहीं होता है, या मुझे आज खाने का मन नहीं है ना। तो मन नहीं होती है ये गलत लिखा है, तो डी आंसर इसका गलत कर देना। खाने की इच्छा नहीं है ऐसा बोल सकते थे। वाक्य को समाप्त करते के लिए जिस प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको पूर्ण विराम कहते हैं। ये हम सबको पता है, इस प्रकार का एक डंडा होता है ना। अल्प विराम का मतलब क्या होता है, एक कॉमा। विवरण का मतलब क्या होता है, ऐसे और ऐसे। और उपविराम का मतलब क्या होता है, ऐसे और ऐसे। अगला प्रश्न बच्चे आपके सामने है, ये वाला तो कर लिया था ना, हाँ। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चे, क्या लिखा हुआ है देख लीजिएगा एक बार। लिखा हुआ है माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी बहुत कठिनाई झेलकर, बहुत बर्दाश्त से, बहुत आशा से। तो याद रखना बहुत कठिनाई झेलकर, आंसर इसका ऑप्शन ए लगाना है। प्रश्न लिखा है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तैली, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना या गुण। तो विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना के लिए शब्द बोला जाता है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 38वां प्रश्न बच्चे क्या कह रहा है देखते हैं। 38वां प्रश्न कह रहा है जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। वर्ण की आवृत्ति बच्चे जहां होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो आंसर कौन सा लगा देना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 100%, कोई गलत करने वाला नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चे, जो मासिक समछंद है या मात्रिक लिखा हुआ है, ये मात्रिक लिखा होता है, मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में मात्रा कितनी होती है बच्चे। तो जो मात्रिक समछंद होते हैं इनके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं, समान मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, समान मात्राएं होती हैं। और ऐसा छंद कौन सा है, तो चौपाई ऐसा छंद है इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, समान मात्राएं, तो इसलिए इसको सममात्रिक छंद कहते हैं, है ना। अगला देखो, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास बताना है। आजीवन में समास बताना है, आजीवन में समास होता है अव्ययीभाव समास। 41वां प्रश्न बताओ बच्चे, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो याद रखना करुण रस का स्थायी भाव सुख होता है, दुख होता है, शोक होता है। तो आंसर बी लगा देना। वर्षों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो वर्षों का जो समूह होता है या समुदाय होता है, वर्णों का लिखा हुआ है, वर्षों नहीं, इसको वर्णों कर लेना बच्चे। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं, ध्यान रखना। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 43वां प्रश्न लिखा है, स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है इसमें से। संसार बड़ा है, गौरव, मुझे उस पर गौरव है या गौरव आया है, समुदाय और अश्वनी। तो याद रखना यहाँ अश्वनी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग होता है, समुदाय तो बड़ा ही है, तो समुदाय का कोई अर्थ नहीं लगाते। अगला प्रश्न देखिए बच्चे, यहाँ पर निम्न में से जोड़ा आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। बेटी का बेटियां, ठीक है, डिबिया का डिबिया, ये होना चाहिए था। श्रोता का श्रोतागण, वधुआ का वधुए। तो डिबिया का ये गलत लिखा है, डिबिया का डिबिया होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। 45वां प्रश्न आपके सामने है, निम्न में वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना है। राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चे को मारती है। तो यहाँ पर राधा का कुत्ता यही संबंध कारक वाक्य है। अगला प्रश्न देखिए बच्चे, निम्न में से विशेषण को पहचानना है। ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन और अपेक्षा, विशेषण कौन सा है। तो याद रखना यहाँ पर जो ऐतिहासिक लिखा है ना, यही एक विशेषण है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बच्चे, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। तो याद रखना जागना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा, तो सबसे पहले होता है जगना, और इसका मूलतः होता है जगाना, ठीक है, जगना या जगाना, या फिर जगवाना। तो कहीं जगाना लिखा है क्या, जगाना, तो प्रथम रूप जगाना और दूसरा रूप जगवाना, है ना। तो हमसे तो पहला पूछा है ना, तो पहला क्या हो जाएगा, जगाना, यानी आंसर ए लगा देना। 47वें प्रश्न का आंसर मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों का गलत रहा होगा। एक किस किसने लगा, एक बार कमेंट करो सारे के सारे। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल का स्पष्ट उदाहरण बताइए। स्पष्ट कीजिए पूर्ण वर्तमान काल। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है,
ये नहीं है, ये तो भविष्य का भी पढ़े नहीं है तुम लोग। वह घूमने जा रही है, ये भी नहीं। वह पढ़ रहा था, ये भी नहीं है। मैं बाहर जाऊंगी, ये भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। तो बच्चे इसमें मुझे लगता है वह पढ़ रहा था, ये तो नहीं हो सकता। यही होगा पहला वाला ही है ना, पूर्ण वर्तमान काल है ना। हाँ, तो अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। वह घूमने जा रही है, वह पढ़ रहा था। तो मुझे लगता है इनमें से ये सही होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे, ये थे हमारे प्रश्न, तो जिनको हमने आज कंप्लीट किया। धन्यवाद बच्चे सभी लोगों को।